जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 15 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका कविंदर गुप्ता। तो जो कविंदर गुप्ता हैं वो लद्दाख के नए उपराज्यपाल बन गए हैं। तो अभी तक लद्दाख के उपराज्यपाल थे वीडी मिश्रा जी, अब उनके स्थान पर कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया एलजी बनाया गया है। कविंदर गुप्ता की बात करें तो वह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं और वह जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा वो जम्मू के 3 बार मेयर बने हैं 2005 से 2010 तक। देखिए बात हुई है यहाँ पर लद्दाख की, तो लद्दाख की जो राजधानी है वो है लेह और एलजी हैं यहाँ के कविंदर गुप्ता। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था इस बात को आप याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को। दोस्तों लद्दाख की कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनको आपको याद रखना होगा, जैसे पैंगोंग सो और सो मोरेरी और सो कार। सो का मतलब झील ही होता है, इस बात को आप याद रखें। लद्दाख के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जैसे खारदुंगला, चांगला, जोजिला, बारालाचाला और फोटूला। यहाँ पर जो ला शब्द है इसका मतलब दर्रा होता है। जीआई टैग की बात करें तो लद्दाख पश्मीना, लद्दाख खुबानी और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी और लद्दाख सी वकथॉर्न यहाँ के जीआई टैग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में यहाँ पर 7 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, बी सरोजा देवी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों वह एक प्रसिद्ध एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी, तो उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो 14 जुलाई 2025 को 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और वह दक्षिण भारतीय सिनेमा की एक महान अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1955 में की थी। उनके द्वारा 200 से अधिक फिल्में की गई हैं। उन्हें 1969 में पद्मश्री दिया गया था। इसके अलावा पद्म भूषण उन्हें 1992 में दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु की सरकार के द्वारा कलाइयम मणि पुरस्कार और बेंगलुरु विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी गई थी। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सलीम अख्तर का निधन हुआ है जो कि वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक थे। गुलाम नबी शाह का निधन हुआ है, यह कश्मीरी गायक थे। विजय रूपाणी जी का निधन हुआ है जो कि गुजरात के पूर्व सीएम थे। और MR श्रीनिवासन का निधन हुआ है जो कि प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे। जयंत नार्लिकर का निधन हुआ है जो कि खगोल वैज्ञानिक थे। विष्णु प्रसाद का निधन हुआ है जो कि मलयालम अभिनेता थे। के कस्तूरी रंगन का निधन हुआ है, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। मनोज कुमार जी का निधन हुआ है जो कि भारतीय अभिनेता और निर्देशक थे। मनोज भारती राजा का निधन हुआ है जो कि एक एक्टर डायरेक्टर थे। और जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है जो कि एक अमेरिकी मुक्केबाज थे। तो ये हाल ही में हुए निधन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, टेस्ला कंपनी ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र कहाँ खोला है? आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो दोस्तों टेस्ला कंपनी के द्वारा मुंबई में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला गया है। तो ये जो एक्सपीरियंस सेंटर खोला गया है, यहाँ पर जो ग्राहक होंगे वो टेस्ला की गाड़ियों को देख सकेंगे, उन्हें छू सकेंगे और टेस्ट ड्राइव कर सकेंगे। तो इस प्रकार का एक्सपीरियंस सेंटर खोला गया है मुंबई में और ये पहला एक्सपीरियंस सेंटर है जो कि भारत में खोला गया है टेस्ला कंपनी के द्वारा। टेस्ला कंपनी की बात करें तो 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक हैं मार्टिन एवरहार्ड और मार्क टार पेनिंग। और एलन मस्क इस कंपनी से 2004 में जुड़े थे और बाद में वो इसके चेयरमैन भी बन गए हैं। और जो टेस्ला कंपनी है यह इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है, इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, पुष्पापति अशोक गजपति राजू किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? आंसर हो जाएगा गोवा। तो गोवा के नए गवर्नर कौन बने हैं? पुष्पापति अशोक गजपति राजू। इन्हें गजपति राजू या अशोक गजपति राजू के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो गजपति राजू हैं वो गोवा के नए राज्यपाल बन गए हैं। तो अभी तक गोवा के राज्यपाल थे PS श्रीधरन पिल्लई, अब उनके स्थान पर गजपति राजू गोवा के नए राज्यपाल बन गए हैं। दोस्तों
गजपति राजू की बात करें तो वह आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं 1978 से 2004 तक, और फिर 2009 से 2014 तक, यानी 7 बार वो आंध्र प्रदेश विधानसभा में रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार में उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में भी काम किया है 2014 से 18 तक, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में भी इन्होंने काम किया है, और इनका संबंध तेलुगु देशम पार्टी से रहा है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। तो जो गजपति राजू हैं ये गोवा के नए राज्यपाल बन गए हैं। बात करते हैं गोवा की, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा स्टेट कौन है? गोवा। पणजी इसकी कैपिटल है। राज्यपाल कौन है? पुसापति अशोक गजपति राजू। मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी के हैं। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून को। गोवा में मुख्य रूप से भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे मोलनेम राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। यहाँ पर आप गुजरात देख पा रहे हैं, और ये है महाराष्ट्र, और ये है कर्नाटक, और यहाँ पर दोस्तों छोटा सा एक राज्य है जो है गोवा। ठीक है, यानी कि गोवा राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, न्यू कैलेडोनिया को किस देश के नए राज्य के रूप में दर्जा मिलेगा? आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। तो फ्रांस का एक नया स्टेट बनने जा रहा है जिसका नाम है न्यू कैलेडोनिया। अब आप यहाँ पर मैप देख पा रहे हैं, ये है यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है फ्रांस, और ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड, और यहाँ पर स्थित है न्यू कैलेडोनिया। तो अब जो न्यू कैलेडोनिया है यही फ्रांस का एक पार्ट बन गया है, उसका राज्य बन गया है। तो फ्रांस का पहले से यहाँ पर शासन था, अब इसको राज्य का दर्जा दिया गया है, यानी कि फ्रांस का एक नया राज्य बना है जिसका नाम है न्यू कैलेडोनिया। तो अब यहाँ पर और बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी फ्रांस की सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अभी फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया के बीच में समझौता हुआ है, जिसके तहत फ्रांस की सरकार ने न्यू कैलेडोनिया को एक राज्य का दर्जा दिया है। अब फ्रांस के संविधान में भी बदलाव किया जाएगा और इस राज्य को फ्रांस के संविधान में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, अब जो न्यू कैलेडोनिया में स्थित लोग हैं उन्हें 2 प्रकार की राष्ट्रीयता दी जाएगी। एक राष्ट्रीयता होगी उनके पास न्यू कैलेडोनिया की, और दूसरी राष्ट्रीयता होगी फ्रांस की। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब होगा क्या कि ये जो बदलाव होना है संविधान में, इससे पहले जो न्यू कैलेडोनिया है वहाँ पर जनमत संग्रह भी करवाया जाएगा, लोगों से भी पूछा जाएगा कि आपकी क्या राय है। ठीक है, तो इस प्रकार की आगे प्रोसेस होगी और फिर इसे राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। न्यू कैलेडोनिया की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1500 किलोमीटर पूर्व में स्थित एक द्वीप समूह है। तो यह है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर स्थित है न्यू कैलेडोनिया। तो यह क्षेत्र फ्रांस के प्रशासन के अंतर्गत आता है। 1853 में फ्रांस ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया था, तब से ये फ्रांस का ही हिस्सा है। इसमें प्रमुख रूप से कनक समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, इसके लैगून को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर समय समय पर फ्रांस से अलग होने के लिए मांग उठती रही है, स्वतंत्रता आंदोलन चला है, लेकिन अभी तक ये फ्रांस से अलग नहीं हो सका है। कई बार जनमत संग्रह भी करवाया गया है, लेकिन ज़्यादातर जनमत संग्रह में यही बात कही गई है कि जो न्यू कैलेडोनिया है उसे फ्रांस के साथ रहना चाहिए, इसलिए इसे अभी तक स्वतंत्रता नहीं मिल सकी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की विधानसभा में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ विधेयक पारित किया गया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा विधानसभा में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ एक विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है राज्य में वामपंथी उग्रवादी संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना और अर्बन नक्सल जैसे संगठनों को नियंत्रित करना। अगर कोई इसके खिलाफ जाता है या कोई गैर कानूनी संगठन बनाता है तो ऐसी स्थिति में सदस्यों को 2 से 7 साल की जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। और दोस्तों, महाराष्ट्र इस प्रकार का कानून बनाने वाला भारत का 5वां स्टेट बना है। इससे पहले छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ये पहले इस प्रकार के कानून बना चुके हैं। महाराष्ट्र की बात हुई है तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। मुंबई इसकी राजधानी है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं और चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि बीजेपी के हैं। विधान परिषद है यहाँ पर, तो विधान परिषद की 78 सीटें हैं और विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की यहाँ पर 48 सीटें हैं। चलिए, महाराष्ट्र से रिलेटेड
कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। तो केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व अभी हाल ही में घोषित किया है। मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 में प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र ने भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है, यानी कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने सभी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए जियो टैग्ड यूनिक आईडी प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में सामान्य बनाया है। पहले अनिवार्य बनाया था, फिर फैसला वापस लिया, अब इसको सामान्य बताया है, यानी कि मर्जी के हिसाब से लोग अपनी तीसरी भाषा मर्जी के हिसाब से छात्र अपनी तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अपना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसिम कुमार घोष किस राज्य के नए राज्यपाल बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आसिम कुमार घोष। तो 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत आसिम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो अभी तक बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल थे, अब उनके स्थान पर कौन बन गए हैं? आसिम कुमार घोष बन गए हैं। आसिम कुमार घोष का संबंध भाजपा से है, यानी वो भाजपा के लिए एक लीडर रहे हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। हरियाणा की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, ये बीजेपी के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित हैं। प्रमुख नृत्य हैं घूमर, गंगौर और झूमर, हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है जिसे, और रतबई। वन्यजीव अभ्यारण्य है मोरनी हिल्स और बीर शिकारगढ़ और छिलछिला। और रामसर स्थल की बात करें तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहाँ के रामसर स्थल हैं। हरियाणा की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेजर लीग क्रिकेट यानी MLC 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क ने मेजर लीग क्रिकेट 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? अमेरिका में आयोजित की गई थी। ठीक है, जिस प्रकार से अपने यहाँ IPL वगैरह होता है उसी प्रकार से अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट आयोजित की गई थी। ठीक है, तो इसका जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये डलास अमेरिका में हुआ था। फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क और वाशिंगटन फ्रीडम की टीमें आमने सामने थी, जिसमें मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क ने 5 रन से जीत हासिल की है। यह मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क की दूसरी जीत है और पहली बार उसने इस खिताब को 2023 में जीता था। अब क्रिकेट की बात हुई है तो क्रिकेट की बहुत सारी प्रतियोगिताएं हाल फिलहाल में हुई हैं। चलिए उनके विजेता, उप विजेता ये सभी डिस्कस करते हैं। तो IPL 2025 के विजेता के रूप में इस साल कौन बना है? RCB। और विजेता कौन रहा है? पंजाब किंग्स। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन लॉर्ड्स लंदन में किया गया था। विजेता साउथ अफ्रीका रहा है। तो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो फाइनल मैच हुआ था ये दुबई में हुआ था। भारत इसका विजेता रहा है। न्यूजीलैंड को उसने 4 विकेट से हराया था। रणजी ट्रॉफी 2024 का विजेता विदर्भ रहा है। तो केरल के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के आधार पर उसे जीत मिली थी। वीमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2025 की बात करें तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता था दिल्ली कैपिटल को हराकर। महिला अंडर-19 T20 विश्व कप 2025 का विजेता भारत रहा है। उप विजेता साउथ अफ्रीका रहा है। तो भारत ने 9 विकेट से हराया था साउथ अफ्रीका को। अगला क्वेश्चन है 2025 में पांडुलिपि विरासत पर पहली बार वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, तो जो वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 है ये सितंबर 2025 में आयोजित किया जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। तो इसकी थीम या इसका विषय क्या है? पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा की पुनर्प्राप्ति। इसमें 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे और 75 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसमें शामिल किए जाएंगे। तो इस सम्मेलन में जो दुर्लभ पांडुलिपियां हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है पांडुलिपि की। तो पांडुलिपि क्या होती है? तो पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखा गया दस्तावेज या ग्रंथ। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं
वो हाथ से लिखे जाते थे और ये ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे, भोजपत्र पर लिखे जाते थे या ताड़पत्र पर लिखे जाते थे। तो इन्हीं को अभी तक संभाल कर रखा गया है। तो इन्हीं का प्रदर्शन किया जाना है वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन 2025 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत समुद्र के नीचे की सुरंग का पहला खंड किस राज्य में तैयार हुआ है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में तैयार हुआ है। तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का पहला खंड तैयार हो गया है और यह सुरंग महाराष्ट्र के घनसौली और सिलफाटा के बीच बनाई जा रही है। तो इसमें जो सुरंग का 2.7 किलोमीटर लंबा भाग है, इसका निर्माण अभी पूरा हुआ है और ये जो पूरी सुरंग होगी ये 21 किलोमीटर की होगी। तो ये पानी के नीचे सुरंग बनाई जा रही है। तो इसका पहला पार्ट अभी बन करके तैयार हुआ है। भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना की बात करें तो इस परियोजना का नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इसकी लंबाई है 508 किलोमीटर की और इसमें जो ट्रेन चल सकती है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। तो अभी तक जो मुंबई अहमदाबाद के बीच यात्रा करने में समय लगता है वो लगभग 7 घंटे लगता है और अगर ये बुलेट ट्रेन चलेगी तो 2 घंटे 7 मिनट का समय लगेगा। और जो सूरत स्टेशन है ये भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बना है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत कितनी है? 1.08 लाख करोड़ रुपए की। इस परियोजना के लिए जापान ने 81% का ऋण प्रदान किया है 50 वर्ष की अवधि के लिए। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो यहाँ पर जो 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक और मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसको प्राप्त कर लें। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर ही मिल जाएगी। ऐप पर जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये आपको मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है गुरु800, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिलेगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन बना है? मराठा सैन्य परिदृश्य। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? अहमदाबाद। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किसे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है? उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन को। केंद्र सरकार ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया है? 2026 के लिए। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने किस विमान से स्वदेशी अस्त्र VVRAAM का सफल परीक्षण किया है? सुखोई 30 MK फर्स्ट से। और भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच अरब सागर में संयुक्त पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है? ग्रीस। कोटा श्रीनिवास का निधन हो गया है, वह कौन थे? अभिनेता। हरिकृष्णन ए राव भारत के किस क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? 87। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे मिला है? वर्षा देश पांडे को। आर्थुकल पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है जो भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? आंसर हो जाएगा केरल। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, लंबाई का SI मात्रक क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।